हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप टू बायोलिस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपके एग्जाम्स भी आने वाले 12th वालों के स्पेशली। तो जो भी चैप्टर मुझे लगता है कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए, वही मैं आपको जल्दी जल्दी कवर करा रही हूँ, क्योंकि मेरा भी न्यू यूट्यूब चैनल है ये। तो इसमें मैंने धीरे धीरे फिर भी बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड कर दी हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। शॉर्ट में मैंने सब कुछ लिखा है और इतना लिखा है कि अगर आप इतना भी पढ़ लोगे ना, तो आप उसे कितना भी एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में हम फोटोसिंथेसिस वाली सीरीज़ कर रहे हैं और उसमें हमने फोटोसिंथेसिस में हमने पिगमेंट्स तक पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट जितना भी कवर हो जाएगा आज हम पढ़ेंगे। तो हम फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में पिगमेंट्स तक पढ़ा था। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। क्लोरोफिल ए में क्या होता है, कमेंट करके मुझे सब बताएंगे। क्लोरोफिल में और क्लोरोफिल में क्या मेन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं। क्लोरोफिल में जो होता है, बीच में जो सेंटर में जो होता है वो Mg2 पॉजिटिव होता है। अब आप मुझे बताइए हीमोग्लोबिन में सेंटर में क्या होता है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे हीमोग्लोबिन के बारे में बताएंगे और मुझे बताएंगे कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में क्या मेन डिफरेंस होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि क्लोरोफिल को लीफ से सेपरेट करने के लिए हम कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो हम यूज़ करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये भी क्वेश्चन है, मैंने बोला ना हर एक लाइन क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने ज़्यादा लिखा ही नहीं, वही लिखा है जो क्वेश्चन आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे हम फोटो सिस्टम और कोशिश करेंगे कि लाइट रिएक्शन भी आपको मैं बता दूं। तो देखो, फोटो सिस्टम दो होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। डिस्कवरी भी मैंने आपको बताया था, रूबेन और कामेन ने की थी इसकी डिस्कवरी। ये डायरेक्ट एविडेंस से बताया था। ठीक है, नहीं सॉरी, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 की डिस्कवरी जो हमारी एमर्सन इनहेंस इफेक्ट के दौरान हुई थी। आपको पता है PS1 मतलब कि 680 और नहीं 700 वेवलेंथ होती है, और PS2 की हमारी 680 वेवलेंथ होती है, नैनोमीटर वेवलेंथ। अब हम इसमें पढ़ते हैं फोटो सिस्टम 1 में क्या होता है। एक PCRI मतलब कि फोटो केमिकल रिएक्शन सेंटर, और एक होता है लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर, जिसको हम एंटीनल मोलिकुलर कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ये ऑब्जर्व करता है वेवलेंथ 700 नैनोमीटर की। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसे देखिए आप फ्रेंड्स, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इस टाइप से होता है। क्लोरोफिल हमारा सेंटर में होगा, मैंने आपको बताया था। क्लोरोफिल ए जो हमारा होता है, कैरोटीनॉइड्स हमारा यूनिवर्सल होता है, सब में पाया जाएगा, तो ये सेंटर में होता है। सेंटर में क्लोरोफिल ए आ गया, वो हमारा क्या बनेगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर बनाएगा। और जो साथ में जो, और ये क्या एब्जॉर्व करता है, कितने नैनोमीटर की वेवलेंथ एब्जॉर्व करता है, 700। ये फोटो सिस्टम 1 की हम बात करें तो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ये एब्जॉर्व करेगा। उसके बाद आता है ये साइड में क्या बनाएंगे, ये एंटीनल मोलिकुल कॉम्प्लेक्स है, ये लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था ये एसेसरी होते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ताकि हमारा क्लोरोफिल पे जब हमारी लाइट पड़े तो ये डिग्रेड ना हो, इसको हेल्प करते हैं। डिग्रेडेशन से इसको बताते हैं, सोलराइजेशन से इसको बचाते हैं। उसके बाद इसमें इनमें क्या क्या आता है, क्लोरोफिल ए तो बीच में आ गया, क्लोरोफिल B, C, D, E कैरोटीनॉइड्स भी इसमें आ जाता है, फाइकोबिलिन्स भी इसमें आ जाता है। ठीक है, ऐसे फोटो सिस्टम सेकंड में और फोटो सिस्टम 1 में क्या डिफरेंस है, यही डिफरेंस है। ये एब्जॉर्व करता है लाइट 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ, सॉरी। इसमें जो लाइट हार्वेस्ट कॉम्प्लेक्स है वो सेम ही होता है, उसमें B, C और D, E कैरोटीनॉइड्स फाइकोबिलिन्स आते हैं। इसके जो सेंटर में होगा क्लोरोफिल ए ही होगा, लेकिन वो क्या एब्जॉर्व करेगा, 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्व करेगा, यही डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आपको फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 के बारे में पता चल गया। इन दो पे ही हमारी फोटोसिंथेसिस होती है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको इसे बार बार आगे पढ़ना पड़ेगा। तो अभी याद कर लीजिए कि फोटो सिस्टम 1 एब्जॉर्व करता है 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को, और फोटो सिस्टम सेकेंड हमारा एब्जॉर्व करता है 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्लोरोफिल ए, डिग्रेडेशन ऑफ क्लोरोफिल ड्यू टू द हाई लाइट इंटेंसिटी, उसे हम सोलराइजेशन बोलते हैं। जब हमारी बहुत ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जब हमारा क्लोरोफिल टूटने लगता है, उसको हम सोलराइजेशन बोलते हैं। और इसी को बचाने के लिए हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, मैंने आपको बताया था एसेसरी पिगमेंट्स जिनको बोलते हैं क्लोरोफिल B, C, D, E कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स। ठीक है, वो प्रोटेक्ट करते हैं क्लोरोफिल को, फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, क्योंकि वहीं से हमारी फोटोसिंथेसिस होती है, हमारा यूनिवर्सल पिगमेंट है।
ठीक है, क्लोरोफिल ए। अब आपको पता चल गया लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, कौन एसेसरी पिगमेंट्स हैं और कौन हमारे नेसेसरी पिगमेंट्स हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर। क्लोरोफिल मैंने आपको बताया था लिपिड सोल्यूबल होता है, 55 कार्बन्स का होता है। ठीक है, तो मैंने आपको पूछा था कि क्लोरोफिल के बीच में Mg आता है और हीमोग्लोबिन के सेंटर में क्या पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन के सेंटर में हमारा Fe2 आयरन पाया जाता है और इसमें हमारा मैग्नीशियम पाया जाता है। अब इसके कुछ ये इसका जो स्ट्रक्चर है डिवाइड हो रखा है हेड और टेल में, तो मैं बता देती हूँ। हेड में 35 कार्बन होते हैं और टेल में 20 होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका डाटा भी, क्योंकि ये एग्जाम्स में आता है कि हेड में कितने हैं, टेल में कितने हैं, टेल कहाँ से अटैच होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो Mg2 पॉजिटिव होता है वो हमारा सेंटर में होता है। 4 पायरोल रिंग होती है, 4 पायरोल रिंग होती है। ठीक है, ये 4 पायरोल रिंग है। और उसके बाद साइक्लोपेंटेन होता है जो थर्ड पायरोल रिंग से लगा रहता है। ये हमारी फर्स्ट पायरोल रिंग है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। थर्ड रिंग से हमारा साइक्लोपेंटेन लगा होता है और फोर्थ रिंग से हमारा फाइटोल चेन जिसको हम टेल बोलते हैं, वो हमारी 4 आइसोप्रेन यूनिट से बनी होती है। तो ये 20 कार्बन का होता है। तो ये यहाँ पे जाके हमारा यहाँ पे फाइटोल रिंग हमारी फोर्थ पायरोल रिंग से जुड़ा होता है। एक आइसोप्रीन यूनिट में हमारे 5 कार्बन होते हैं, तो 4 आइसोप्रीन यूनिट में हमारे कितने होंगे, 4 5 ज़ा 20 कार्बन का। तो इसलिए हमारी जो टेल है वो 20 कार्बन की होती है और हमारी फोर्थ पायरोल रिंग से अटैच होती है। 5 से इससे हमारा साइक्लोपेंटेन यूज़ होता है। और ये जो आर है ये मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा डिफरेंट करेगा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में। अगर इस आर की जगह हमारा अगर इस आर पे अगर हमारा CH3 है अटैच है, तो हमारा क्लोरोफिल ए बन जाएगा। इसका ये स्ट्रक्चर हमारा क्लोरोफिल ए का हो जाएगा। अगर इस आर की जगह हमारा CHO ग्रुप लगा है, तो ये हमारा क्या स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, क्लोरोफिल बी का। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं हम लाइट रिएक्शन के बारे में। लाइट रिएक्शन किसे कहते हैं, तो हिल्स रिएक्शन, इसे हम हिल्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि हिल्स रिएजेंट क्या था, कमेंट बॉक्स में पढ़ाएंगे। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था हिल्स रिएक्शन, हिल्स एक्सपेरिमेंट और हिल्स रिएजेंट सब अलग अलग है। तो आप मुझे बताएंगे कि हिल्स एक्सपेरिमेंट क्या था। तो हिल्स एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता देती हूँ। जब हमारी साइकिल में जब तक हमारी साइकिल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स नहीं होंगे, तब तक हमारा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा, ऑक्सीजन का रिलीज नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा जो और जो अब आप मुझे बताइए हिल्स रिएजेंट क्या है। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ हिल्स रिएजेंट होता क्या है। हिल्स रिएजेंट एक आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। जब हमारे साइकिल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं होता, तो वो आर्टिफिशियल तरीके से डाला जाता है ताकि हमारा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो जाए और ऑक्सीजन का रिलीज हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, रिएक्शन को करने के लिए। तो आप अब मुझे बताएंगे कि जो हमारा हिल्स रिएजेंट वो क्या है, कमेंट बॉक्स में। अब उसके बाद आता है रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में होता क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है, मैंने आपको बताई था एब्रेस्ड रीजन में होती है, क्योंकि PS2 में होती है। PS2 हमारा एब्रेस्ड रीजन में होता है, इनर साइड ऑफ द थैलोकोइड ल्यूमन। फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर, ATP फॉर्मेशन होता है, NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। ये हमारी लाइट रिएक्शन के ओवरऑल जो है ये यही है। उसके बाद मैं आपको डायग्रामेटिक बताऊंगी कि कैसे कैसे हमारा ATP बनता है। उसके बाद लाइट रिएक्शन हमारी 2 तरह से होती है। देखो, एक होती है हमारी साइक्लोफॉस्फोराइलेशन, एक होता है एक नॉन साइक्लिक होती है, एक हमारी साइक्लिक होती है। नॉन साइक्लिक में हमारा PS1 और PS2 दोनों वर्क करते हैं, लेकिन साइक्लिक में सिर्फ PS2 आता है। ये मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, लेकिन अभी आप देख लीजिए कि इसमें स्टेप क्या क्या होते हैं। उसके बाद PS1 और PS2, इसमें ओनली PS2 होता है, सॉरी इसमें PS1, यहाँ पे ये इसमें केवल PS1 होता है। ठीक है, ये ग्रैनम लैमेली में होता है। मैंने आपको बताया था जब जब थैलोकोइड यूनिट आपस में ऐसे चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस पूरे जैसे ये थैलो ये ऐसे होता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्रैनम। ठीक है, तो ग्रैनम में होता है हमारा साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, और जो साइक्लिक होता है वो हमारा स्ट्रोमा लैमेली, जहाँ इस स्ट्रोमा लैमेली से ऐसे ऐसे अटैच होकर दूसरा ग्रैनम बन रहा था, तो यहाँ पे होती है हमारी साइक्लिक। ठीक है, क्योंकि साइक्लिक में अब ये
अब ये क्या है, ये अप्रेस्ड रीजन नहीं है, ये नॉन अप्रेस्ड रीजन है, क्योंकि इसके साथ दूसरा थैलेकोइड नहीं लगा हुआ है, तो इस पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा, तो इसलिए ये साइक्लिक है। इस यहाँ पे लैमेली वाले पोर्शन पे हमारा साइक्लिक फोस्फोराइलेशन होता है, और हमारा जो ग्रैनम है उसमें हमारा नॉन साइक्लिक होता है। यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, यहाँ पे नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा। यहाँ पे जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा तो ऑक्सीजन की रिलीज होगा, यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ NADPH2, फॉर्मेशन ऑफ ATP, दोनों का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे NADPH2 का फॉर्मेशन नहीं होता, सिर्फ ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अभी याद कर लीजिए कि नॉन साइक्लिक में हमारे ATP NADPH2 दोनों बनता है, और साइक्लिक में सिर्फ हमारा ATP बनता है, NADPH2 नहीं बनता। ठीक है, क्यों नहीं बनता ये मैं आपको आगे बताऊंगी, अभी आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं DCPMU क्या होता है। DCPMU का फुल फॉर्म है डाइक्लोरोफिनाइल मिथाइल यूरिया। ये इनिबिटर होता है PS सेकंड का, PS सेकंड को इनिबिट कर देता है ये डाइक्लोरोफिनाइल मिथाइल यूरिया। ये एक लाइन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कर लीजिए, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आपको लर्न करना पड़ेगा। इनिबिटर PS2 का कौन होता है, DCPMU, ये NCERT की लाइन है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे पूछा था हिल्स रिएजेंट क्या होता है, तो वो हमारा था डाइक्लोरोफिनोलिनोफिनोल था, DCPIP, वो हमारा हिल्स रिएजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा फोस्फोराइलेशन, देखो कहाँ कहाँ पढ़ने को मिलेगा। फोस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, मतलब कि ATP का फॉर्मेशन करना। ATP का फॉर्मेशन आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। क्लोरोप्लास्ट में होता है वो इस टाइप से होता है। ठीक है, जो ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये यहाँ पे हमारा फोटोफोस्फोराइलेशन है, लाइट एनर्जी से जो यूज़ हो रहा है, ये ऑक्सीडेटिव है, मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस से यहाँ पे ये ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में भी ATP बनता है, और ये क्लोरोप्लास्ट में है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में फोटोफोस्फोराइलेशन है, तो अब हम यहाँ पे फोटोफोस्फोराइलेशन पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम साइक्लिक नो साइक्लिक में फोटोफोस्फोराइलेशन पढ़ रहे हैं। तो अब हम पढ़ते हैं जेड स्कीम के बारे में, क्या होता है जेड स्कीम, क्या होता है। ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, साइक्लिक में आपको नेक्स्ट बताऊंगी, ये नॉन साइक्लिक है। नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन। ठीक है, नॉन साइक्लिक क्यों है, क्योंकि ये जाके वापस से नहीं आया है, वहां पे जाके खत्म हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं, देखो जेड स्कीम में होता क्या है। सपोज करो हमारा अप्रेस्ड रीजन में 680 नैनोमीटर है। ठीक है, अप्रेस्ड रीजन में लाइट पड़ी, अप्रेस्ड रीजन में आपको बार बार बता रही हूँ, अप्रेस्ड रीजन ये होता है, ये वाला पोर्शन। सपोज करो यहाँ पे हमारा क्या होता है, PS सेकंड। ठीक है, PS सेकंड यहाँ पे होता है, यहाँ पे लाइट आई, कितने उसकी 4। ठीक है फ्रेंड्स, इसको जेड स्कीम हम क्यों बोलते हैं, देखो इसका जेड स्ट्रक्चर बना है, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ऐसे। ठीक है, यहाँ पे जब हमारी लाइट पड़ती है तो एक्साइट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे जब हमारा पड़ा तो यहाँ पे हमारा क्या रहा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ, वाटर टूटा कितने में, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस O2 में, एक O2 और 4 इलेक्ट्रॉन्स और H पॉजिटिव आयन टूटा। ठीक है, 4 वो भी है हाइड्रोजन एटम भी। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स इसको मिले, इसकी एनर्जी जनरेट हुई, उसके बाद वो फियोफाइटिन के पास गया, उसके बाद वो प्लास्टोक्विनोन के बाद साइटोक्रोम B6F के पास, उसके बाद वो आया प्लास्टोसाइनिन ने इलेक्ट्रॉन को किसको दिया, P700, मतलब PS फर्स्ट सिस्टम 1 को उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया। देखो इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिला, इसको इलेक्ट्रॉन मिला फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से। ठीक है, अगर वाटर का फोटोलाइसिस नहीं होगा तो इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, साइकिल ही नहीं चलेगी। इसको इलेक्ट्रॉन मिला यहाँ से, और इसको इलेक्ट्रॉन मिला किसका, फोटो सिस्टम सेकंड का इलेक्ट्रॉन मिला है इसको। ठीक है, अब ये एक्साइट हुआ इसका इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद A0 फिर A1 में
A0 को बोलते हैं मॉडिफाइड क्लोरोफिल होता है ये, फाइकोक्विनोन। उसके बाद वो ये जो है ये हमारा आयरन सल्फर का कंपाउंड है, फेरोडोक्सिन, जिसको ये फिर फेरोडोक्सिन के पास गया, वहां से हमारा क्या हुआ, NADP को हमें NADPH2 में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारा हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो ये रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो हमारा NADH2 बन गया। तो देखो मैंने आपको बताया था नॉन साइक्लिक में हमारा ATP और NADPH2 दोनों बनते हैं, तो हमारा NADPH2 बन गया यहाँ पे। उसके बाद हमारा ATP भी मैं आपको बताऊंगी कैसे बनेगा, ATP भी बनेगा। उसके बाद आपको ये आपको याद होगी, सबको आप ये याद होना चाहिए। 680 से पूछ लेते हैं क्वेश्चन, 680 से इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होते हैं वो कौन किसके पास जाते हैं, यहाँ आते हैं फियोफाइटिन के पास। फियोफाइटिन किसको ट्रांसफर करता है, प्लास्टोक्विनोन को पास करता है। साइटोक्रोम के पास साइटोक्रोम किसको ट्रांसफर करता है, इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन को करता है। और 700 जो नैनोमीटर की वेवलेंथ को जो एब्जॉर्ब करता है फोटोसिस्टम 1, उसको इलेक्ट्रॉन कौन देता है, ये इंपॉर्टेंट है, प्लास्टोसाइनिन देता है। ठीक है, प्लास्टोसाइनिन इसको इलेक्ट्रॉन देता है। अगर ये ना हो तो इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, तो इसको एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, एनर्जी नहीं मिलेगी, एक्साइटेड नहीं होगा, तो इसकी आगे की जो प्रोसेस है वो नहीं चलेगा, NADPH2 नहीं बनेगा। ठीक है, ये हम साइक्लिक में पढ़ेंगे, साइक्लिक में यही होता है, NADPH2 नहीं बनता है। ठीक है, आपको इतना याद हो गया, तो आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें। फोटो सिस्टम सेकंड एक अप्रेस्ड रीजन है, वहाँ पे जब लाइट आएगी तो वहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा। फोटोलाइसिस वाटर से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो हमारे एक्साइटेड होके फियोफाइटिन तक जाएंगे, फिर वो वहाँ से ट्रांसफ़र होकर साइटोक्रोम C से ट्रांसफ़र होकर प्लास्टोसाइनिन से हमारा PS1 को मिल जाएंगे। फिर दोबारा से हमारे 4 नैनोमीटर की लाइट पड़ेगी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर फिर से फेरोडोक्सिन तक जाएगा, वहाँ जाके NADPH का रिडक्शन हो जाएगा NADPH में, H2 में। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस तो ये जेड स्कीम की तरह बना हुआ है, इसको ही इसलिए इसे नॉन साइक्लिक बोलते हैं। नॉन साइक्लिक में हमारा NADPH2 और ATP दोनों का फॉर्मेशन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बता देती हूँ ATP सिंथेसिस कैसे होती है। देखो, जब फोटो सिस्टम सेकंड पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, O2 में टूटता है, वो 4 इलेक्ट्रॉन में टूटता है, 4 इलेक्ट्रॉन उसको साइटोक्रोम C से यहाँ तक पहुँच जाते हैं फोटो सिस्टम 1 तक। ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया था। जब वो साइटोक्रोम 6F पे पहुँचते हैं, तो वो जब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है PS1 में, तो वो क्या करता है, ल्यूमन स्ट्रोमा से कुछ इलेक्ट्रॉन को उठा के ल्यूमन के अंदर डाल देता है। कितने प्रोटॉन को डालता है, इलेक्ट्रॉन को नहीं, प्रोटॉन को, 8 प्रोटॉन को वो ल्यूमन के अंदर डाल देता है। उसके बाद क्या होता है, 4 इसमें ऑलरेडी है ही, जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ था तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन में टूटा ही था, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, 8 वहाँ से आ गए, तो कितने हो गए अंदर, 12 हो गए। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आता है फेरोडोक्सिन में जाके यहाँ पे NAD से NADPH2 बन जाता है। ये मैंने आपको बता ही दिया था, ये थैलोकोइड मेंबर है, ये ल्यूमन है, ये स्ट्रोमा है। उसके बाद क्या हुआ, जब यहाँ पे हमारा 4 था, फिर 8 हमारे प्रोटॉन को साइटोक्रोम B6F ने अंदर डाला ल्यूमन के अंदर, तो हमारा यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट हुआ। ठीक है ना, बाहर कुछ था अंदर कुछ हुआ, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट हुआ। उसकी वजह से हमारा यहाँ पे एक ATP सिंथेटेज होता है, जो हमारा थैलोकोइड मेम्ब्रेन से लगा होता है। अंदर F0 होता है, F0 नहीं FO बोलते हैं इसको, और यहाँ पे F1 होता है। ये फिक्स्ड होता है उसके अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर, ये हमारा रोटेट करता है। तो हमारा क्या होता है, ये जब हमारे यहाँ पे प्रोटीन ग्रेडियंट जनरेट होता है, तो ये क्या करता है, ADP को ATP कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, तो कितने, 4 हमारे प्रोटॉन से एक ATP जनरेट होता है। तो अंदर कितने थे टोटल, 12 हो गए थे ना, 8 ये और 4 ये, कितने हो गए, 12, टोटल 12 प्रोटॉन है अंदर। 8 अंदर डाला साइटोक्रोम BCF में, और 4 प्रोटॉन हमारे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से मिले, तो टोटल 12 है। 4 हमारे प्रोटॉन से एक ATP जनरेट हो रहा है, और तो हमारे 12 से कितने जनरेट होंगे, 4 से 12, 8 से 2, और हमारे 12 से 3 ATP जनरेट। तो यहाँ पे हमारा ATP जनरेट हो गया।
तो एटीपी सिंथेटेज था, यही मैंने सब इसमें लिखा है, आप देख लीजिएगा। द इन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म वाटर एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर, फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन ऑक्सीजन में टूटता है वो। 5 to 6 क्या करता है, ट्रांसलोकेशन करता है 8 इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम द स्टोमा टू द थैलेकोइड ल्यूमेन। टोटल प्रोटॉन आर रिलीज इन द ल्यूमेन इज इक्वल टू 12। ठीक है, 12 प्रोटॉन हमारे रिलीज हो जाते हैं ल्यूमेन के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होगा। क्लोरोप्लास्ट जो एटीपी सिंथेटेज होता है प्रोड्यूस 1 एटीपी फॉर एवरी 3 प्रोटॉन्स, इट ट्रांसमिट आउट ऑफ द थैलेकोइड में, थैलेकोइड ल्यूमेन से बाहर एटीपी का जनरेशन हो जाता है। ठीक है, देयरफॉर द नेट प्रोडक्शन ऑफ 3 एटीपी पर मोलिक्यूल, सॉरी 3 एटीपी है ये, 3 एटीपी पर मोलिक्यूल ऑफ O2 इवोल्व। तो एक O2 में जब हमारा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा था तो एक ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था ना, तो एक ऑक्सीजन रिलीज होने पे कितने में एटीपी बन रहे थे, 3 एटीपी। ठीक है, आप इसको याद कर लेना। उसके बाद आता है हमारा साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। क्या होता है ये मैं आपको जल्दी जल्दी एक बार बता देती हूँ। जब हमारा फोटो सिस्टम सेकंड नहीं होता है, फोटो सिस्टम 1 होता है नॉन अप्रेस्ड रीजन में, तो वहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर तो होगा नहीं। तो यहाँ पे जब लाइट पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा, तो A0 मतलब कि हमारा जाएगा मॉडिफाइड क्लोरोफिल में, उसके बाद A1 के पास, उसके बाद हमारा FeS जिसको आयरन सल्फर कंपाउंड बोलते हैं, उसके बाद फेरोडोक्सिन में जाएगा। तो देखो अब हमारे पास इसकी इसने इलेक्ट्रॉन को जनरेट किया, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन पावर को रीजनरेट कौन करेगा इसको। अब यहाँ से हमारा PS सेकंड तो है नहीं जो इसकी इलेक्ट्रॉन को इसे इलेक्ट्रॉन दे। अब इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, तो इसे दोबारा से इलेक्ट्रॉन को रीजनरेट करने वाला फेरोडोक्सिन के पास यहाँ पे हमारा रिडक्शन नहीं होगा। फेरोडोक्सिन अपना इलेक्ट्रॉन को किसको देगा, साइटोक्रोम CF को। साइटोक्रोम फिर से साइटोसाइनिन को देता है और साइटोसाइनिन फिर इसको PS1 को इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिडक्शन नहीं हुआ है, NADPH2 का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसलिए इसको साइक्लिक बोलते हैं। जहाँ से स्टार्ट हुआ वापस से वहीं पे आ गया, इसलिए ये साइक्लिक फ्लो है। यहाँ पे NADPH2 का फॉर्मेशन नहीं होता, सिर्फ ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए यह इतना ही। कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जितना भी अब हमारा आगे कवर हो जाएगा उतना हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और थैंक यू। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल स्टेप टू बायोलिस्ट। थैंक यू।